चलिए गाइस, आज हम लोगों को जो चैप्टर मिला है क्रैश कोर्स के लिए, ये है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये फिजिकल केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है क्लास 12 का, और एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे एमसीक्यू जरूर आने वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग आज क्लास करेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख के रखा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हर एक के लिए अलग अलग करके आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, और आप लोग जरूर ड्रॉ कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर लिख लीजिए कॉपी में जरूर। ठीक है, देखते रहिए एक एक करके मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, K इक्वल टू R0 माइनस R बाई टी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर मोलिकुलरिटी ये क्या है मैं एक एक करके बाद में बताऊंगा। पहले देख लीजिए हर एक जो फॉर्मूला है, K इक्वल टू R0 माइनस R बाई टी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर है K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A बाई A माइनस एक्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2.303 बाई टी लॉग R0 बाई R, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही है। तो ये दो जो है ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फिर देखिए log K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 इंटू होल इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। फिर देखिए कोलिशन थ्योरी, कोलिशन थ्योरी क्या है, रेट इक्वल टू ZAB इंटू e टू द पावर EA बाई RT। ZAB क्या है, कोलिशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT। फिर देखिए अलग अलग करके मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूं। देखिए नंबर 1 जो है टी हाफ, टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो टी हाफ इक्वल टू जीरो ऑर्डर के लिए देखिए टी हाफ और आर का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन मतलब इंक्रीज होता जाएगा। फिर टी हाफ आर के साथ फर्स्ट ऑर्डर के समय आर के पैरेलल होगा। फिर आर क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। टी हाफ देखिए सेकेंड ऑर्डर के समय 1 बाई आर के साथ बढ़ता जाएगा। फिर यह भी सेम रहेगा, रेट जीरो ऑर्डर के समय आर के मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन। फिर देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ रेट ऐसे करके इंक्रीज होता जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे रेट स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर के साथ इसलिए स्क्वायर है, रेट इंक्रीज होता जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे स्लोप जो है मतलब ये नेगेटिव स्लोप होता है, के इक्वल टू नेगेटिव स्लोप, और जीरो ऑर्डर के लिए ये डिक्रीज होता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के साथ मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टेम्परेचर के बीच। फिर यहाँ पे LNR फर्स्ट ऑर्डर के लिए LNR के साथ T का जो ग्राफ है इसमें भी डिक्रीज होता जाएगा। LNR0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्लोप होगा नेगेटिव। फिर सेकेंड ऑर्डर के लिए देखिए log R0 बाय R के साथ LNR0, R0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो K होगा नेगेटिव स्लोप और स्लोप इक्वल टू K बाई 2.303। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन पहले जो नीट एग्जाम था उसमें भी पूछा गया है, जेईई मेंस में भी पूछा गया है, तो जरूर आप लोग वो क्वेश्चंस चेक कीजिए और इसके साथ मैच करके आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए एक एक टाइप मतलब एक एक टॉपिक को लेकर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, पहले देखिए रेट लॉ क्या है। रेट लॉ कोई भी एक इक्वेशन ए प्लस बी बी से सी सी प्लस डी डी फॉर्मेशन हुआ तो रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant species, concentration of reactant species which are raised to some power and these powers are equal to the coefficients। ठीक है, तो रेट इक्वल टू लिखेंगे तो क्या, k इंटू ए टू द पावर a इंटू बी टू द पावर b। ठीक है, k क्या है, k है यहाँ पे रेट कांस्टेंट, k है रेट कांस्टेंट। ठीक है, और थर्ड ब्रैकेट क्या इंडिकेट करते हैं यहाँ पे, थर्ड ब्रैकेट यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। ठीक है, और स्मॉल ए स्मॉल बी क्या होगा, ये स्मॉल और स्मॉल बी के साथ इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए ये जो रेट एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये क्या है, ये है रेट एक्सप्रेशन। तो इससे और एक रेट एक्सप्रेशन देखिए, रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इससे, डी ऑफ ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइम के साथ रेट लिख सकते हैं। मतलब रेट क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज बाय टाइम का चेंज। तो देखिए यहाँ पे डी ऑफ ए बाई डी टी रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, जितना क्वांटिटी रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है उतना क्वांटिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये माइनस होगा रिएक्टेंट के समय और प्रोडक्ट के समय क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी डी बाई
ठीक है, तो ये ऐसे करके लिख सकते हो। तो कैसे देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है और रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, और ये क्या है एट इक्विलिब्रियम, ये है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ जहां पे दोनों एक साथ हो रहा है वो क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर रेट पूछा गया तो उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। सपोज यहाँ पे ये दोनों पार्ट जो है, सपोज ये है 0, 5, ये है 10, ये 15 और ये 20। तो 15 से 20 तक सपोज ये 0.509 है और यहाँ पे 0.201। तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछा गया ऐसा कि ये 15 to 20 सेकंड के अंदर कितना रेट का चेंज है, तो वो कैसे, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी इंस्टेंट में जो रेट होगा उसको ही कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंट कोई भी एक इंस्टेंट में, तो आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या है, आर फाइनल मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.201 माइनस फाइनल इनिशियल क्या था 0.509 बाई 20 माइनस 15। तो जो भी वैल्यू आएगा वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, चलिए करने वाला हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर किसको कहते हैं, देखिए रेट का एक्सप्रेशन आप लोगों को पता है, अभी भी मैंने लिख लिया, K इक्वल टू A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B, ये है रेट का एक्सप्रेशन। तो यहां से ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होगा, ऑर्डर क्या है A प्लस B, मतलब सम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। देखिए रेट के एक्सप्रेशन से जो कोफिशिएंट है रिएक्टेंट में, जो कोफिशिएंट था वही तो यहाँ पे पावर पे है। तो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पेसिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1, 2, 3 ऐसे करके, एंड इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। 0 होगा तो 0 ऑर्डर, 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मोलिकुलरिटी क्या है। अच्छा, उससे पहले हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर। देखिए इससे क्या लिख सकते हैं, देखिए K इक्वल टू रेट बाई A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B। रेट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम, और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस B को N, और ये दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन है इसलिए कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर N। तो फॉर 0 ऑर्डर N का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 बिठा के क्या मिल सकते हैं, देखिए K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम बाई कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, दैट मीन्स मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये है 0 ऑर्डर के लिए ये रेट कांस्टेंट का यूनिट। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर n का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो फिर इससे क्या मिलेगा, देखिए कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम बाय कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1, मतलब सेम, तो क्या मिल रहा है 1 बाई टाइम, मतलब 1 बाई सेकेंड, मतलब सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K का वैल्यू, K का यूनिट क्या है, रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड इनवर्स। तो ये किसका भी यूनिट है, ये और एक चीज का यूनिट है, किसका, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार एंट्रेंस में कि व्हिच ऑर्डर रिएक्शन हैज द सेम यूनिट एज फ्रीक्वेंसी, आंसर होगा फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का भी यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी भी है यूनिट सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर आप लोग चेक कीजिए। सेकंड ऑर्डर आप खुद यहाँ पे 2 बिठा के, यहाँ पे 2 बिठा के फिर सेम टू सेम कर लीजिए, इजीली आ जाएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है,
फिर देखिए मोलिकुलरिटी क्या है। मोलिकुलरिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन एन एलिमेंटरी रिएक्शन। एलिमेंटरी रिएक्शन किसको कहते हैं? एनी सिंगल स्टेप रिएक्शन को कहते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन। 2, 3, 4, 5 स्टेप में जो होता है उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर आप लोग कोई भी रिएक्शन के लिए, मतलब एलिमेंटरी हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी रिएक्शन के लिए आप लोग ऑर्डर निकल सकते हो। मगर मोलिकुलरिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स इन एन एलिमेंटरी रिएक्शन। तो एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए आप लोग मोलिकुलरिटी निकल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कितना नंबर मॉलिक्यूल है? 1, 1, 2 रिएक्टेड मॉलिक्यूल, इसलिए इसका मोलिकुलरिटी क्या है? 2, मतलब ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन। 2H2 प्लस O2 क्या है? 2H2। यहाँ पे कितना है? 2 + 1 3, मतलब ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। मोलिकुलरिटी 3, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक, ऐसे करके डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको कहते हैं? देखिए यहां पे लिख लीजिए, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब उसका जो रेट होगा वो होगा ओवरऑल रिएक्शन का रेट। ठीक है, कोई भी एक रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर, उसका जो रेट होगा वो होगा ओवरऑल रिएक्शन का रेट। उसके ऊपर ही पूरा रिएक्शन डिपेंड करते हैं, तो उसको कहते हैं क्या? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई रिले रेस कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो कोई भी आपके टीम में, आपके एक टीम में 4-5 करके मेंबर रहता है, तो आपके स्कूल का टीम जीतेगा कि नहीं जीतेगा इसका गारंटी किसके ऊपर है? जो स्लो दौड़ते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं सब लोग। इसलिए उसको लेकर ही, उस बंदे को लेकर ही टेंशन रहता है हर एक के मन में कि अरे वो बंदा कैसा करेगा, तो वो अच्छा करेगा तो ओवरऑल टीम जीत जाएगा। इसलिए ये भी सेम टू सेम है। स्लोएस्ट पर्सन, तो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ ए रिएक्शन डिटरमाइंस द ओवरऑल रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वैल्यू हम लोग निकालेंगे फॉर, पहले जो है वो क्या है? फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए क्या है? देखिए रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो रहा है, तो रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे? रेट इक्वल टू K इंटू R⁻0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर जो होता है वही तो ऑर्डर है, तो R⁻0 होगा। तो रेट क्या लिखेंगे? -dR/dt, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है इसलिए। K इंटू R⁻0 मतलब 1, एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है? 1। तो dr इक्वल टू -K इंटू dt। इंटीग्रेशन किया जाए दोनों साइड में, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा r, यहाँ पे -K इंटू dt प्लस i, इक्वेशन नंबर 1। देखिए रिएक्शन शुरू होने से पहले when t 0 था तब r क्या था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 मान लिया। ठीक, चलिए तब यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे बिठा के क्या मिलेगा? I इक्वल टू R0। नाउ इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा? देखिए R इक्वल टू -K इंटू dt, यहाँ पे t होगा, सॉरी, K इंटू टी प्लस R0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? देखिए R0 माइनस R/t। ये क्या है? यही है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और डिफरेंट एग्जांपल्स है। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि which of the following example is an example of zero order reaction? एमोनिया वाला 2NH3 से N2 प्लस 3H2। ठीक है, एग्जांपल 2NH3 से N2 प्लस 3H2, इसका रेट एक्सप्रेशन क्या है? K इंटू NH3 टू द पावर 0। क्योंकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली डिडक्शन वैल्यू है, ये कोफिशिएंट के ऊपर ऑलवेज डिपेंड नहीं करेगा, एक्सपेरिमेंटली डिडक्शन वैल्यू, इससे पावर 0 है। मतलब इसे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है। ठीक, चलिए अब फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे।
देखिए फास्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, फास्ट ऑर्डर के लिए सेम टू सेम रिएक्ट इनटू प्रोडक्ट हो रहा है, तो रेट क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर डी टी विच इज इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर 1 होगा, क्योंकि फास्ट ऑर्डर है। तो डी आर बाई आर इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी लिख सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन क्या है, एल एन आर इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस आई। इक्वेशन नंबर 1 सेम टू सेम। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तब आर को क्या पकड़ेंगे, आर जीरो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब इक्वेशन 1 से क्या मिलता है, इस इक्वेशन से आई इक्वल टू देखिए एल एन आर जीरो। क्यों, टी का वैल्यू जीरो है, मतलब ये टर्म जीरो है, आर का वैल्यू आर जीरो, तो एल आई इक्वल टू एल एन आर जीरो। अब इस इक्वेशन से आई का वैल्यू बिठा के क्या मिलेगा, देखिए एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो। तो एल एन के टी इक्वल टू क्या है, देखिए एल एन आर जीरो माइनस एल एन आर, देयरफॉर के इक्वल टू 2.303 बाई टी एल एन आर जीरो बाई आर। एल एन नहीं, यहाँ पर लॉग लिखेंगे, ये एक टर्म है, और इसको 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। इससे न्यूमेरिकल इजी हो जाता है। तो ऐसे करने से न्यूमेरिकल ए को पकड़ेंगे, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 पकड़ेंगे तो इजीली हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे करके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू, और इसको यूज करके हम लोग बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एल एन मतलब 2.303 लॉग, ये है एल एन और लॉग में रिलेशन। और लॉग मैंने पहले भी और एक और वीडियो में भी बोल दिया हूँ कि लॉग का वैल्यू एटलीस्ट लॉग 2 टू लॉग 8 नहीं, लॉग 7 तक जरूर आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ कैसे डिनोट किया जा सकता है, हाफ लाइफ है टी हाफ से डिनोट किया जा सकता है। तो कोई भी रिएक्शन से, मतलब रिएक्शन होने से पहले कोई भी रिएक्शन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर R0 था, जितना समय बाद वो हाफ हो जाएगा इनिशियल का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी initial value of any reaction, if becomes half of that, whatever the time was required to change of that concentration known as half life of that reaction। जितना समय में वो हाफ हो गया उसको ही कहेंगे हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। तो R0 से R0/2 होने से जितना लगता है। तो देखिए फॉर जीरो ऑर्डर इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, देखिए जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन नॉर्मल क्या है, R0 माइनस आर बाई टी। तो फाइनल का R क्या होगा, R0/2, मतलब जितना समय बाद R0 का हाफ होगा वही तो हाफ लाइफ है। तो K इक्वल टू R0 माइनस R0/2 बाई टी हाफ, देयरफॉर टी हाफ इक्वल टू R0/2 के। ये है जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन। फिर देखिए फास्ट ऑर्डर के लिए कैसे करेंगे, फास्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या है, वी नो k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग R0/r। तो r को क्या लिखेंगे, यहाँ पे r को लिखेंगे R0/2, t को लिखेंगे t हाफ। यहाँ पे भी सेम r को लिखेंगे R0/2, यहाँ पे t को लिखेंगे t हाफ। देयरफॉर k इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ लॉग R0/R0/2। तो क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, t हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 2 का वैल्यू क्या है 0.3010, log 2 0.3010, therefore t half equal to 2.303 into 0.3010 by k, therefore t half equal to 0.693 by k। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हो, टी हाफ का वैल्यू फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सीओडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं, सीओडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए सीओडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब, सीओडो मतलब फॉल्स। तो अगर एक एस्टर लिया जाए जिसका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या मिलेगा, एक मिलेगा CH3COOH यहाँ से,
और यहाँ पे CH3COOH और CH3OH, तो C2H5 सॉरी C2H5 COOH और CH3OH, C2H5 COOH और CH3OH, ठीक है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम लेंगे और इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा लेंगे 9.9 वाटर। तो रेट इक्वल टू क्या है, K इंटू C2H5 COOCH3 होल इंटू H2 इक्वल टू K डैश इंटू C2H5 COOCH3। यहाँ पे K इंटू H2O को हम लोग K डैश लिख लें। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे एग्जांपल भी लिख लिया मैंने, देखिए इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इथाइल एसीटेट जो इसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या मिला है, यहाँ पे प्रोपानोइक एसिड और इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका क्वांटिटी है 0.01 मोल, यहाँ पे 9.9 मोल वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रेट इक्वल टू K इंटू दिस। तो बेसिकली इट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट ड्यू टू द वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वो डिसोसिएट होकर क्या होगा, वो वाटर ही तो रहेगा, मतलब डिसोसिएशन ज्यादा नहीं होगा क्योंकि जरूरत है नहीं, इसका क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए K इंटू H2 कॉन्स्टेंट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहेगा। तो K इंटू H2 का हम लोग K डैश लिखते हैं, तो इसको इक्वल टू K डैश इंटू दिस वन, बस। तो अब पहले ये था सेकंड ऑर्डर, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट लेने के बाद इसको क्या मिला, इसको क्या हो गया, कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो ये क्या है, CO2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेसिकली इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट ड्यू टू कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स it behaves as first order reaction, so named as CO2 first order reaction or false first order reaction. Inversion of cane sugar और sugar cane, तो sugar cane का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, इसको अगर H2 दिया जाए तो क्या होगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज और ये क्या है, फ्रुक्टोज। तो रेट इक्वल टू क्या होगा, K इंटू C12H22O11 इंटू H2 इक्वल टू K डैश इंटू C12H22O11, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप लोग, ये भी एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल, मतलब हर एक 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने में रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर T डिग्री सेंटीग्रेड में रेट कांस्टेंट K है, तो T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, 2K। तो इसके ऊपर आर्हेनियस ने क्या बताया, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT। K क्या है, रेट कांस्टेंट, A क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, E है मैथमेटिक्स का एक्सपोनेंशियल, E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन मतलब द मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और तो एक्टिवेशन एनर्जी देखिए इसके साथ रिलेटेड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कैटलिस्ट फास्टर रिएक्शन प्रोवाइड होते हैं, पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है, रिएक्शन फास्टर हो जाता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है। अगर कैटलिस्ट नहीं है तो ज्यादा समय लगता है एक्टिवेट होने में, ठीक। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए अगर लॉग या फिर ln दिया जाए K1, तो ये तो बाकी सब कांस्टेंट है और टेम्परेचर चेंज होगा, तो RT1। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन करने के लिए जो टर्म फॉर्मूला वो कैसे डिराइव किया जाए। तो ln K2 ln A माइनस EA बाई RT, ये है इक्वेशन नंबर 2। नाउ 2 माइनस 1 किया जाए तो क्या मिलेगा, देखिए ln K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई R कॉमन लिया तो 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। लॉग लिया जाए तो log K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। अगर डिफरेंट टेम्परेचर दिया हुआ होगा तो ऐसे करके आप लोग इसका वैल्यू निकल सकते हो, इस एक्सप्रेशन से इजीली आप लोग निकल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोलिशन थ्योरी, मतलब कोलिशन फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए
कोलिशन फ्रीक्वेंसी। Z से एक्सप्रेस किया जा सकता है। कोलिशन फ्रीक्वेंसी मतलब द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, द थिंग इज दैट the total number of collisions occurred per second per unit volume of the reactant molecule। मतलब reactant molecule में पर सेकेंड में जितना टाइम कोलिशन होता है, नंबर ऑफ टाइम्स, उसको कहेंगे कोलिशन फ्रीक्वेंसी। और कोलिशन इफेक्टिव कोलिशन किसको कहेंगे? देखिए, कोलिशन होने से ही प्रोडक्ट होता है, तो कोलिशन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोगों को डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले। तो इफेक्टिव कोलिशन मतलब द कोलिशन बाय व्हिच the desired product can be obtained easily, इसको कहेंगे कोलिशन फ्रीक्वेंसी। तो कैसे लिखेंगे? सपोज इफेक्टिव कोलिशन में बता रहा हूं। इफेक्टिव कोलिशन क्या है? देखिए, अगर SN2 मैकेनिज्म जो है, ये मैं छोटा करके देख रहा हूं यहाँ पे, देखिए इफेक्टिव कोलिशन क्या है? अगर सामने से अटैक कर रहा है तो हम लोगों को SN2 रिएक्शन के थ्रू डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर पीछे से अटैक कर रहा है तो डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, नहीं होगा। क्यों? बाल्की ग्रुप है, तो बाल्की ग्रुप होने से क्या होगा? इन दोनों में कोलिशन होगा, तो प्रोडक्ट इजीली फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको कहेंगे इफेक्टिव कोलिशन। द कोलिशन बाय व्हिच डिजायर्ड प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली इज नोन एज इफेक्टिव कोलिशन। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का चार्ट, मतलब ग्राफ, जिसका एक्सोथर्मिक का है और एक है एंडोथर्मिक का। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का अलग अलग देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं ये दो रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के समय एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के समय एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जिसमें हाईएस्ट एनर्जी है, एक्टिवेटेड हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, सबसे ज्यादा हो गया एक्टिवेटेड होने के बाद। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए और यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पे बैकवर्ड छोटा है, यहाँ पे फॉरवर्ड ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, बैकवर्ड छोटा है, यहाँ पे बैकवर्ड बड़ा है। तो एक्सोथर्मिक के समय क्या हो रहा है, फॉरवर्ड का क्या हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड छोटा हो रहा है, बैकवर्ड ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे फॉरवर्ड ज्यादा हो रहा है, बैकवर्ड छोटा हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्टेंट ये और प्रोडक्ट, और ये है डेल एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ये पे भी क्या है, ये है डेली एक्टिवेशन एनर्जी, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, और डेली क्या है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में ये डिफरेंस होता है, और ये जो डिफरेंस होता है इस रिएक्शन के लिए। तो ये है दोनों का डिफरेंस। जरूर देखते रहिए, ध्यान दीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, द मिनिमम एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू एक्टिवेट। ये भी इसका है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी स्टार्ट करना, उस लेवल पे पहुंचने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम बेसिक वन। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियली बेसिक एनर्जी वो चाहिए, प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, वो दोनों मिलके थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, प्रीवियस एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 ईयर 30 ईयर, अच्छा लगेगा। और ये चैप्टर इजी है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने देखा है यहाँ पे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।